वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास की आपकी फिजिक्स। 11th क्लास की फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास भौतिक जगत एवं मापन। ठीक है, भौतिक जगत एवं मापन। तो ये जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर आपका एज ए इंट्रोडक्शन है, ये आपको बताएगा कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करने वाले हैं। अगले जो 2-3 साल आप क्या फिजिक्स पढ़ने वाले हो उसमें हम क्या पढ़ने वाले, इस सब से इंट्रोड्यूस कराएगा आपका फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत एवं मापन। और आपको इससे भी अवगत कराएगा कि हम किस तरह की जो स्टडी मटेरियल है वो हम देखने वाले हैं 11th क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो भौतिक जगत एवं मापन, और हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो यहाँ से मैंने एक शब्द निकाला विज्ञान, इसे तो आप सब जानते हो विज्ञान। 10वीं क्लास तक ऐसे आपके सब्जेक्ट चलता था विज्ञान, और आज उसी के हम भागों को पढ़ते हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी भाग हैं विज्ञान के ही। तो मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही लो लेवल से चलने वाले हैं हम। 10th बेसिस को उठा के चल रहा हूँ विज्ञान है क्या, उसके बाद बहुत ही लो लेवल से इसलिए चल रहा हूँ कि आपको बहुत क्लियर से समझ में आए कि क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, विज्ञान क्या होता है। विज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान जो है वो विज्ञान है। अब सर विशेष ज्ञान से क्या अभिप्राय है। जैसे आपको पता है कि एक पंखा कैसे कार्य करता है, एक पंखा कैसे चलता है, तो ये ज्ञान जो है आपका विज्ञान है। आपको पता है कि एक बल्ब जो है वो कैसे जलने वाला है, तो ये ज्ञान जो है आपका ये विज्ञान है। आपको पता है कि हवा कैसे चलती है, बारिश कैसे होती है, तो ये आपका जो ज्ञान है वो विज्ञान है। अर्थात विशेष ज्ञान जो होता है वही क्या होता है, विज्ञान होता है। विज्ञान जो शब्द है ये अंग्रेजी में इसको साइंस, तो ये साइंस जो वर्ड है इसको लिया गया है साइंसिया शब्द से, ऐसी साइंसिया शब्द से। इस साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो। साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, जानना, चीजों को जानना ही क्या है, विज्ञान है। ठीक है, तो विज्ञान की हमने कुछ बेसिक सी 2 शब्दों में यदि हम परिभाषित करना चाहें विज्ञान को, तो हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान जो है विज्ञान है। और ये साइंस जो शब्द है वो साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। अच्छा, ये तो हमने साधारण सी बात कर ली कि ये विज्ञान होता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक साइंटिफिक जो डेफिनेशन है, एक वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी विज्ञान की, तो मैं एक बार नोट किए देता हूँ इसकी विज्ञान की परिभाषा। ध्यान दीजिए, ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त प्रयोगों से प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान जो है विज्ञान है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो ज्ञान है, प्रकृति से जो हमें मिलेगा। अच्छा, प्रकृति से हमारा क्या तात्पर्य है, तो हम अपने चारों ओर जितनी भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत हैं। मिट्टी, जल, वायु, पवन, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा ज्ञान जो हमें प्रकृति से मिले, प्रकृति से प्राप्त हो, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो। अच्छा, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित से क्या तात्पर्य, ध्यान दीजिए। मैं कहता हूँ कि मैं पानी से गाड़ी चलाऊँगा, क्या मैं चला देता हूँ, क्या चल सकती है।
मैंने कहा कि मैं पानी से एक गाड़ी चलाऊंगा, मैंने चला के दिखाई क्या, तो ये प्रमाणित नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि मैं एक गाड़ी चलाऊंगा पेट्रोल से, जो कि चलती है, चलाते हो आप सभी, ठीक है, तो ये प्रमाणित हो चुका है। आजकल हम सभी वो पेट्रोल डाल के गाड़ी चलाते हैं, डीजल डाल के गाड़ी चलाते हैं। मैंने जो बात करी थी कि मैं पानी डालकर गाड़ी चलाने की बात कर रहा हूँ, वाहन चलाने की बात कर रहा हूँ, वो अंतथ्यात्मक है, ठीक है, फैक्चुअल बात नहीं है। तो वो जो है वो प्रयोगों से प्रमाणित नहीं है। अच्छा, कभी किसी आदमी ने कहा होगा कि मैं एक वायर से एक पंखा चलाएंगे, ठीक है, तो उसने चला के दिखाया, ये प्रयोगों से प्रमाणित है, ठीक है। केवल कह देना विज्ञान नहीं है, प्रयोगों से जो प्रमाणित है वो क्या है, विज्ञान है। वर्गीकृत ज्ञान क्या है, विज्ञान है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी विज्ञान के कुछ भाग हैं, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब वर्गीकरण ही तो है विज्ञान का। वर्गीकृत ज्ञान का तात्पर्य अब समझें। आपको एक बुक दी जाए जिसमें फर्स्ट पेज जो है उसमें इंग्लिश, फिर सेकंड पेज स्टार्ट होते ही हिंदी का चैप्टर आ जाए, फिर थर्ड पेज शुरू हो तो आपको एसएस आ जाए, तो क्या आप उस बुक को पढ़ सकते हो क्या? फिर वापस से हिंदी, वापस से इंग्लिश, आप स्टडी कर सकते हो क्या? अध्ययन करना आपके लिए आसान है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बुक अलग से बनाई हिंदी वाली, एक इंग्लिश वाली बुक अलग से बनाई, एसएस वाली बुक अलग से बनाई। तो ये जो हमने किया ये वर्गीकरण है, अलग अलग विभक्त करके स्टडी करना वर्गीकरण है। तो हमारी डेफिनेशन अब क्या है साइंटिफिक, कि जो प्रकृति से प्राप्त हो, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो, बस कह देने से काम ना चले, वर्गीकृत ज्ञान हो, वही विज्ञान है। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से प्रिपेयर हो जाती है। प्रकृति से प्राप्त, प्रयोगों से प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। ये तो मैंने 10वीं लेवल का आपका स्टार्ट किया ताकि आपको बहुत ही बेसिक से समझ में आ सके। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसी का एक भाग है विज्ञान का ही, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम फिजिक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है। तो जिस प्रकार हमने कहा था कि साइंस जो वर्ड है वो साइंसिया से लिया गया है, ऐसा ही फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस, जिससे ये वर्ड लिया गया है फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स के अंतर्गत हम सारी भौतिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे बल है, उष्मागतिकी है, गुरुत्वाकर्षण है, ये सभी हम फिजिक्स के अंतर्गत क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, इन सबको अध्ययन करेंगे फिजिक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो अब इस फिजिक्स को भी, हमारी जो फिजिक्स है उसको अगर मोटे तौर पर हम देखें तो 2 भागों में विभाजित किया जा चुका है, 2 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान जो है उसका मोटे स्तर पर मैं 2 भागों में वर्गीकरण कर रहा हूँ। पहला होता है चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा जो इसका भाग है वो है आधुनिक भौतिकी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, और इसे कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। अब जैसा आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से ही विदित हो रहा है कि इसके अंतर्गत चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत मतलब जिस चीज़ का चिरायु, एक लंबे समय से, जिसका अध्ययन हम एक लंबे समय से कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से जिन अध्ययन कर रहे हैं, जिन सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, एक लंबे समय से जिन घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो तो रखे गए हैं चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। और जिन घटनाओं का अभी कुछ समय से, या हम कहें कुछ दशकों से, या हम कहें कि एक शताब्दी से अध्ययन करने लगे हैं, वो कहलाएगी आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। और जिनका हम एक लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स का, जिन
टॉपिक्स का हम क्या कर रहे हैं, एक लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या होगा, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे कि अभी चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत की बात करूँ तो यांत्रिकी एक शाखा है जिसका हम एक लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, केवल समझाने के लिए एक बार हम इसको करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो यांत्रिकी जो है, यांत्रिकी यंत्रों से संबंधित विज्ञान जो है वो यांत्रिकी है। ठीक है, तो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, कभी पत्थर को लुढ़कते देखा। तो एक लंबे समय से हम उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ का ज्ञान हम ले रहे हैं। तो यांत्रिकी जो है इस सब्जेक्ट को रखा गया है चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। अब अगर एक उदाहरण हम आधुनिक भौतिकी का लें कि अब नए हमारे इंटरेस्टेड जो क्राइटेरिया में जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, तो एक वर्ड आपने सुना होगा, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कर क्या बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है नाभिकीय संयंत्रों में। तो नाभिकीय भौतिकी, इसका अध्ययन हम नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम करते हैं कि कैसे एक नाभिक से हम क्या बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं। ठीक है, सापेक्षिकता जो है उसका अध्ययन हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये हमारे अभी कुछ दशकों से या एक शताब्दी से हम जो टॉपिक्स का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको रखा गया है आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत, जैसा नाम से ही लिख रहा है मॉडर्न फिजिक्स। और एक लंबे अरसे से जिन टॉपिक्स का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको रखा गया है किसमें, चिरसम्मत भौतिकी में। अच्छा, इसको एक साधारण वे में आप समझें, ध्यान दीजिए। चिरसम्मत भौतिकी जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें किस चीज़ को रखते हैं, ओल्ड एज, इसको हम कह सकते हैं न्यू एज। तो इसमें हम रखते हैं जैसे बारिश कैसे होती है, इसका हम एक लंबे अरसे से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आता है चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते, डिटेल में हम इनको देखते हैं क्या होता है, किन किन टॉपिक्स का अंतर्गत अध्ययन चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है और किन किन टॉपिक्स का अध्ययन मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ मैं नोट कर लेता हूँ चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी तरफ मैंने लिखा आधुनिक भौतिकी। ठीक है, ये ओल्ड एज, एक लंबे समय से किन किन चीज़ों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो पहली हमने बात करी थी चिरसम्मत भौतिकी की एक शाखा यांत्रिकी, यंत्रों से संबंधित विज्ञान जो है क्या है, यांत्रिकी है। सेकंड में बात करूं प्रकाशिकी, एक दीपक कैसे जलता है इस चीज़ का अध्ययन हम एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो एक दीपक की लौ ऊपर ही क्यों जाती है, इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकाशिकी जो शाखा है भौतिकी की उसको रखा गया चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। और हम बात करें ध्वनि विज्ञान, इसको भी रखा गया है चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। ध्वनि का अध्ययन भी हम एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें जो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आएगा विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, और नेक्स्ट यदि हम बात करें उष्मागतिकी, उष्मागतिकी क्या है, जब भी किसी वस्तु को ताप दिया जाता है तो उसमें प्रसार होता है, और जब ताप कम किया जाता है तो वो सिकुड़ती है, संकुचित होती है। तो ये जो ताप पाकर अणुओं की गति जो है, इस चीज़ का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाएगा वो होगी उष्मागतिकी। जैसे हमें पता है कि यदि हम बर्फ़ को यदि हीट दें तो वो पानी में बदलेगी, फैलेगी। तो ये उष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और इसका भी अध्ययन हम एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, इसलिए इसको रखा गया है चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। अभी जो आधुनिक भौतिकी है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सापेक्षिकता। तो ये सापेक्षिकता का सिद्धांत है आइंस्टाइन द्वारा 1905 में दिया गया था।
इसको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। नेक्स्ट है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं द्वारा कैसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं नाभिकीय भौतिकी। नेक्स्ट परमाणुवीय भौतिकी, और परमाणुवीय भौतिकी, परमाणु बम का नाम तो आपने सबने सुना होगा। तो ये जो है, ये हम लंबे समय से परमाणु बम नहीं बनाते आ रहे हैं, कुछ शताब्दी हुई हैं, कुछ शतक पहले ही हमने देखा है कि परमाणु बम कैसे विकसित किए जा सकते हैं, कैसे इनका उपयोग किया जाता है, परमाणु भट्टी किस प्रकार बनाई जा सकती हैं। तो इसको रखा गया आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत, क्योंकि अभी हम इन ऊर्जाओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी, ठीक है, इसमें हम प्रकाश के कण सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे जब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो बात हुई फिजिक्स के दो भाग हुए। भौतिकी को मैंने दो भागों में वर्गीकृत किया, पहला चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली शाखाएं ये सभी हैं, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली शाखाएं ये सभी हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कैसे क्या कंट्रीब्यूट करती है हमारे समाज में फिजिक्स, फिजिक्स का क्या योगदान है हमारे समाज में, भौतिकी किस तरह से हमें लाभान्वित करती है, किस किस चीज़ में हम भौतिकी का उपयोग करते हैं, कौन सी चीज़ों को हम फिजिक्स के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसका टॉपिक होगा भौतिकी का योगदान। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा, और ये ना सोचे कि इतना लो लेवल क्यों लेके चल रहा हूँ, इस लो लेवल से लेके ही हम एकदम हाई लेवल पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भौतिकी का योगदान, किन किन चीज़ों को हम फिजिक्स की सहायता से समझ सकते हैं। अच्छा, क्या योगदान रहा है भौतिकी का, ध्यान दीजिए। वाहन सभी ने चलते हुए देखे हैं, वाहनों में जो ईंधन होता है, वाहन कैसे चलते हैं, तो वाहनों का चलना, इस चीज़ को कौन समझाएगा, कैसे चलते हैं वाहन, उनमें हम डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, वो जब जलता है तो वाहन चलते हैं। तो इसको वाहनों का चलना, इसको समझाने वाला जो विज्ञान है वो है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी का जो सिद्धांत है वो आपको समझाएगा कि कैसे वाहन चल सकते हैं, पेट्रोल डालने से आखिरकार कैसे एक बाइक चल जाती है, कैसे एक कार चल जाती है। अच्छा, दूसरी यदि हम बात करें, वायुयान सब ने उड़ते देखे हैं और सबके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वायुयान उड़ता कैसे है, ठीक है। तो वायुयान कैसे उड़ जाता है, तो इस सिद्धांत को बर्नौली सिद्धांत ये आपको समझाएगा कि एक एरोप्लेन जो है आखिरकार उड़ता कैसे है, कैसे एक प्लेन जो है वो उड़ जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अच्छा, इन सबको जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, इन सबको ही तो हम अध्ययन करने वाले हैं भौतिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ये आखिरकार कैसे चल जाते हैं, बिना तार, बेतार भी चल जाते हैं, कैसे चल जाते हैं, तो इसको आपको समझाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको समझा देगा, ये आपको बताएगा कि आखिरकार टीवी, मोबाइल, रेडियो चल कैसे जाते हैं, या तो तार से या बेतार तरीके से, ठीक है। और यदि हम बात करें, जो आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वो रॉकेट कैसे उड़ पाता है, हम चंद्रमा तक कैसे एक रॉकेट को पहुंचाने में सफल हो गए, तो रॉकेट नौदन कैसे हो पाता है, रॉकेट कैसे चला जाता है, इतनी किलोमीटर, इतनी दूरी कैसे कवर कर लेता है, तो इसको आपको समझाएगा न्यूटन का
सेकंड व थर्ड लॉ, न्यूटन का सेकंड और थर्ड नियम से हमें पता चलेगा कि रॉकेट आखिरकार कैसे उड़ जाता है, कैसे उड़ पाता है रॉकेट। नेक्स्ट, विद्युत आखिरकार कैसे बन जाती है, विद्युत उत्पादन। सर पानी से, हवा से कैसे विद्युत बन जाती है, आखिरकार ये बिजली हमें मिल कहाँ से रही है, विद्युत कहाँ से मिल जाती है हमको, तो इसको आपको समझाने वाला है एक सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस सिद्धांत से आपको पता चलेगा कि कैसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, या तो जल संयंत्रों में या परमाणु भट्टी में, किसी भी तरह की जो विद्युत उत्पादन है, चाहे हम पवन ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करें, तो विद्युत का उत्पादन जो है आपको समझाने वाला विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। और इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो ये सारे जो सिद्धांत हैं ये आपको समझाने वाले हैं कि ये सारी घटनाएं, वाहन कैसे चलते हैं, वायुयान कैसे उड़ते हैं, टीवी कैसे चल जाता है, रॉकेट कैसे उड़ जाता है, विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्लियर करने वाले हैं भौतिकी के अंतर्गत। यही योगदान है भौतिकी का हमारे जीवन को एक छोटे से सुई से लेके बड़ा से बड़ा रॉकेट जो है, वो सभी भौतिकी का योगदान है हमारे जीवन में, हमारी दैनिक दिनचर्या में। तो आज के लिए हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।